Hi friends, you are very most welcome on Unique Study with Ajay। दोस्तों, इस चैनल के ऊपर मैं नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। तो प्रेजेंट टाइम में हम यहाँ पर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं जिसको हम पर्यावरण बोलते हैं। उसका चैप्टर 8वां है। जो चैप्टर 7वां था उसमें हमने वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात किया था। चैप्टर 6 में हमने एयर पॉल्यूशन का ध्वनि प्रदूषण के बारे में बात किया था और चैप्टर 5 में हमने एयर पॉल्यूशन के बारे में बात किया था। और चैप्टर 8 में हम उन सभी प्रदूषकों के बारे में बात कर रहे हैं जो वातावरण को प्रदूषित करते हैं और उन प्रदूषकों का वातावरण पर क्या क्या साइड इफेक्ट पड़ते हैं। तो इनका हम बिल्कुल डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। प्रदूषक हैं, उनके स्रोत हैं, एक साइड हम प्रदूषक लिख रखे हैं, दूसरी साइड उनके स्रोत हैं और तीसरी साइड उनका प्रभाव है। और ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। इसमें कुछ नहीं छोड़ना, आपको सारा का सारा बिल्कुल याद करने का है। इसके अलावा यदि मैं वीडियो को शुरू करूं उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और ऐसे ही और भी अनेक वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला प्रदूषक है CO। देखो, CO इसको हिंदी में बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और ये मोटर गाड़ियों से निकलता है। इससे श्वसन रोग होते हैं, हरित गृह प्रभाव होता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यदि कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो वह कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बात क्या है कि यदि जो CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो यदि रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलता है? मोटर गाड़ियों से निकलता है। उसके बाद आगे बात करते हैं CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO। ये भी किससे निकलती है? मोटर गाड़ियों से निकलता है। ये भी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है मोटर गाड़ियों से निकलता है। इससे श्वसन के रोग होते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोटर गाड़ियों से भी निकलता है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में ये मानव के द्वारा भी उत्सर्जित किया जाता है। जैसे हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन श्वसन क्रिया के रूप में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकालते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मोटर गाड़ियों से निकलती है, साथ ही साथ कुछ मात्रा में मानव के द्वारा भी निष्कासित की जाती है। इसके द्वारा दो प्रभाव पड़ते हैं, एक तो सांस लेने में प्रॉब्लम आती है, दूसरा हरित गृह प्रभाव हो जाता है जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। हरित गृह प्रभाव में सबसे ज़्यादा योगदान होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, रट लेना है कि सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रीन हाउस इफेक्ट में। उसके बाद आता है तीसरा SO2। और जो SO2 है इसको हम बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। ये किससे निकलता है? ये निकलता है ताप संयंत्र और रिफाइनरी से। इसके द्वारा क्या क्या होते हैं? श्वसन संबंधित रोग होते हैं, एसिड रेन होती है जिसको हम अम्लीय बरसात बोलते हैं, सिर दर्द होने लग जाता है, उल्टी आने लग जाती है और मृत्यु दर में वृद्धि होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि जो SO2 है जिसको हम सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, ये तापीय संयंत्र और रिफाइनरी से निकलती है और इसके द्वारा सांस लेने में प्रॉब्लम होने लग जाती है, अम्लीय बरसात होती है, सिर दर्द में होने लग जाता है, उल्टी होने लग जाती है और मृत्यु दर में वृद्धि हो जाती है। जैसे कई बार हम जब गाँव में या फिर सिटी में जब भी हम चूल्हे पर रोटी बनाते हैं और वहाँ पर बहुत ज़्यादा धुएँ हो जाती है, या फिर कोई भी कागज़ वगैरह ईंधन वगैरह जलाओ आप एक बंद कमरे में और वहाँ पर आप 1 या 2 मिनट रुकने की कोशिश करो, ज़्यादा टाइम नहीं रुकना है। 1-2 मिनट में आपको रिलीज होने लग जाएगा, आपको सांस लेने में भारीपन फील होने लग जाएगा, आपको सांस लेने में दिक्कत आने लग जाएगी। थोड़ी देर और रुकोगे तो उल्टी की कंडीशन हो जाएगी। अगर न्यूज़पेपरों में बहुत सी बार पढ़ते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी जिससे 2 आदमी दम घुटने से मौत हुई।
नहीं पढ़ते हम कि बिल्डिंग में आग लगी, दम घुटने से 2 आदमियों की मौत हुई। तो वो दम क्यों घुट रहा है? वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से घुट रहा है वहां पर दम। उसके बाद है नेक्स्ट H2S। कौन सी है? H2S। इसको हिंदी में बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड। ये तापीय संयंत्र और रिफाइनरियों से निकलती है। ये भी कहाँ से निकलता है? तापीय संयंत्र और रिफाइनरियों से निकलता है। इसके द्वारा नाक, कान, गला आदि में जलन होने लग जाती है। जो H2S है, जिसको हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, इसके द्वारा नाक, कान, गले में जलन होने लग जाती है और लकवा आ जाता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि लकवा निम्नलिखित में से कौन से गैस के कारण आता है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड, जिसको H2S बोलते हैं, उसकी वजह से लकवा आ जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं NO, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। और ये भी किससे निकलती है? मोटर वाहनों से निकलता है और ताप संयंत्रों से निकलता है। जो हमारी मोटर गाड़ियाँ होती हैं, जो ये धुआं निकालती हैं, तो उनमें नाइट्रस ऑक्साइड रहता है, NO रहता है। और साथ साथ जो तापीय संयंत्र होते हैं जिनसे विद्युत उत्पादित की जाती है। तापीय संयंत्र कौन होते हैं? जिनसे विद्युत पैदा की जाती है, जिनमें कोयले का उपयोग किया जाता है और विद्युत बनाई जाती है। तो जो नाइट्रस ऑक्साइड है, उसकी वजह से आंखों में जलन होती है, फेफड़ों में जलन होती है और अम्लीय बरसात होती है। नाइट्रस ऑक्साइड से 3 काम हो रहे हैं: आंखों में, फेफड़ों में जलन हो रही है और अम्लीय बरसात हो रही है। उसके बाद आता है NO2। NO2 को क्या बोलते हैं हम? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये किससे निकलता है? मोटर वाहनों से निकलता है और ताप संयंत्रों से निकलता है। ध्यान रखना, NO2 मोटर वाहनों और ताप संयंत्रों से निकलता है। इसके द्वारा फेफड़ों के रोग होते हैं, देखने की समस्या होती है जिसको हम आंखों के रोग बोल सकते हैं, और जलन होने लग जाती है नाक में, आंखों में, गलों में, गले में, इसमें जलन होने लग जाती है। तो ये थे हमारे। अब देखो, इसमें मैं सभी को एक साथ इस वजह से लिखा हूँ। देखो, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये दोनों के दोनों मोटर गाड़ियों से निकलती हैं और ये कार्बन के ऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों मोटर गाड़ियों से निकलते हैं और ये कार्बन के ऑक्साइड है। उसके बाद आता है SO2 और H2S। ये दो हैं, SO2 और H2S। ये दोनों के दोनों ताप संयंत्र और रिफाइनरी से निकलते हैं और ये दोनों के दोनों सल्फर के ऑक्साइड है। SO2 H2S दोनों सल्फर के ऑक्साइड है, ताप संयंत्र और रिफाइनरी से निकलते हैं। उसके बाद आता है NO नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों के दोनों हैं जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, जो कि मोटर गाड़ियों से और ताप संयंत्रों से निकलते हैं। इससे आपको ये जो 6 हैं, इनका जो स्रोत है उनको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी आपको। और इनमें जो कुछ की जो ट्रिक थी वो मैंने बता दी। जैसे SO2 है, चूल्हों से निकलती है। NO2 है, जो मोटर गाड़ियों से निकलती है, तो उससे। अब देखो, आप याद करो तो वैसे भी याद कर सकते हो। जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, रोड के ऊपर चल रहे हैं, ट्रैफिक है वहाँ, तो कुछ टाइम में हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है। जैसे रास्ते में चल रहे हैं हम, बहुत सारे साधन चल रहे हैं रोड के ऊपर, तो कुछ टाइम में हमारी आंखों में जलन होने लग जाती है। तो वो क्यों हो रही है? वो नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से हो रही है हमारी आंखों में जलन। अब उसके बाद आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट है मीथेन, जिसको हम CH4 बोलते हैं। मीथेन को क्या बोलते हैं? CH4। ये धान के खेत और आर्द्र भूमि से निकलती है। जो मीथेन होती है, जिसको हम CH4 बोलते हैं, ये गैस क्या होती है? उन सभी जगहों से निकलती है जहाँ पर थोड़ा थोड़ा गीला रहता है और उसमें कचरा रहता है। क्या होता है? थोड़ा थोड़ा गीला रहता है, जहाँ पर थोड़ी थोड़ी नमी सदा बनी रहती है, उस क्षेत्र से मीथेन गैस निकलती है। जैसे जो धान के खेत होते हैं, जहाँ पर चावल की खेती की जाती है, तो वहाँ पर क्या होता है? उन खेतों में सदा पानी भरे रखते हैं वो लोग, तो उससे मीथेन गैस निकलती है। भैंस, गाय या अन्य जो पशु हैं, इनका जो गोबर होता है, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। उससे भी क्या निकलती है? मीथेन गैस निकलती है। और जो मीथेन गैस है,
इसके द्वारा ग्रीन हाउस इफेक्ट पड़ता है, हरित गृह प्रभाव होता है इसके द्वारा। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। क्या है? हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन क्या है? ये मोटर वाहनों से और पेट्रोलियम उद्योग से निकलती है। जो हाइड्रोकार्बन है मोटर वाहनों से भी निकलता है और पेट्रोलियम उद्योग से भी निकलता है, और इसके द्वारा दो रोग होते हैं, एक तो श्वसन का रोग होता है और एक कैंसर होता है। अब उसके बाद आता है CFC, इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जो CFC है, जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, ये किससे निकलता है? प्रशीतन से निकलता है। तो किससे? प्रशीतन से, और एक फोम उद्योग से निकलता है। अब यहाँ पर कुछ लोग नहीं समझेंगे प्रशीतन क्या होता है। इसको हम प्रशीतक भी बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं। जो हमारा फ्रिज होता है उससे क्या निकलती है? CFC गैस निकलती है उससे। जो फ्रिज होता है उससे CFC गैस निकलती है, फोम उद्योगों से भी CFC गैस निकलती है। और जो ये CFC गैस है जो हमारी ओजोन परत का विनाश कर रही है। जो CFC गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो हमारे समताप मंडल में जो ओजोन परत है, जो सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट तरंगों से हमारी सुरक्षा करती हैं। तो जो CFC गैस है वो उस ओजोन परत का क्षरण कर रही है। ओजोन गैस की वजह से, CFC की वजह से चर्म रोग भी होता है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है उसके द्वारा चर्म रोग भी होते हैं। अब आगे बात करते हैं हम ओजोन, जिसको हम O3 बोलते हैं। ये उद्योगों से निकलती है। जो ओजोन है O3, ये उद्योगों से निकलता है। इससे श्वसन संबंधित रोग होता है, दमे की बीमारी होती है और गले में जलन होती है। 3 रोग हैं। जो ओजोन गैस है वो उद्योगों से निकलती है, इससे श्वसन संबंधी रोग होता है, दमे की बीमारी होती है और गले में जलन होती है। उसके बाद है नेक्स्ट सीसा, जिसको हम PB बोलते हैं। सीसा को क्या बोलते हैं? PB। ये किससे निकलता है? मोटर वाहनों से निकलता है। जब पेट्रोलियम में पारा मिला दिया जाता है, और फिर उसको वाहनों में यूज किया जाता है, तो उससे क्या निकलता है? सीसा निकलता है। ध्यान रखना, जब पेट्रोलियम में पारा अधिक मात्रा में मिला दिया जाता है, तो उससे जब साधनों में प्रयोग करते हैं, उस पेट्रोलियम का जब हम साधनों में उपयोग करते हैं, तो साधनों के साइलेंसर से धुआं के साथ साथ सीसा निकलता है। तो सीसा कहाँ से निकलता है? मोटर वाहनों से निकलता है। अब शीशे से क्या क्या रोग होता है? भाई शीशे की वजह से एक तो कैंसर होता है, दूसरा पाचन संबंधी रोग होता है, तीसरा गर्भवती महिलाओं के रोग होते हैं। जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनसे संबंधित रोग होते हैं, पाचन संबंधित रोग होते हैं और कैंसर होता है। उसके बाद आ जाओ भाई पारा पर, जिसको हम HG बोलते हैं। पारा HG ये इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से निकलता है। जो पारा HG है वो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से निकलता है। इसके द्वारा एक मिनामाता रोग होता है जो जापान में बहुत प्रसिद्ध है। जो मिनामाता रोग जापान में बहुत प्रसिद्ध है। तो पारे की वजह से मिनामाता रोग होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कमजोर पड़ जाता है, किडनी डैमेज हो जाती है। पारे की वजह से मिनामाता रोग जापान में हो रहा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जिसको हम नर्वस सिस्टम बोलते हैं वो कमजोर पड़ जाता है और किडनी डैमेज हो जाती है। उसके बाद आता है ऑर्सेनिक। ऑर्सेनिक की वजह से एक तो कैंसर होता है और एक ब्लैक फुट रोग होता है। जो ऑर्सेनिक है, ऑर्सेनिक की वजह से एक तो कैंसर होता है और दूसरा ब्लैक फुट रोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैडमियम। कैडमियम क्या है? देखो कैडमियम सिगरेट और बैटरी उद्योग दोनों से निकलता है। हम लोग क्या करते हैं, शौक में सिगरेट पीते हैं। कौन कौन है जो यहाँ पर सिगरेट पीता है? फुल बहुत सारे। आजकल तो एक प्रचलन हो गया, एक तरीके से फैशन हो गई। सिगरेट पीते हैं, फिर उस धुआं को प्यार से ऊपर चेहरा करके निकालते हैं, जैसे कि मुँह से बादल निकाल रहे हों। उनमें एटीट्यूड तो ऐसा होता है जब वो धुआं को निकालते हैं जैसे बादल निकाल रहे हों वो लोग, लेकिन उनको पता नहीं कि सिगरेट में कैडमियम की मात्रा है। हम कैडमियम निकाल रहे हैं, कैडमियम को पी रहे हैं हम लोग। तो जो कैडमियम है वो सिगरेट से निकलता है और बैटरी उद्योग से निकलता है।
और कैडमियम की जब मात्रा बढ़ जाती है तो उससे इटाई रोग होता है जो जापान में हो रहा है, और उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उनसे डेथ होने का भी बहुत डर रहता है कि जब कैडमियम सिगरेट और बैटरी उद्योग से निकलता है उसकी वजह से इटाई रोग होता है जो जापान में हो रहा है, और हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, उच्च रक्तचाप हो जाता है। ज़्यादा उच्च रक्तचाप होने पर आदमी की मौत भी हो सकती है, ध्यान रखना। उसके बाद आता है बेरिलियम। बेरिलियम वो इलेक्ट्रॉनिक पदार्थों से निकलता है, इससे भी कैंसर होता है। उसके बाद आता है फ्लोराइड। फ्लोराइड से क्या होता है? दांतों का फ्लोरोसिस नामक रोग होता है। जो दांतों का फ्लोरोसिस नामक रोग है वो फ्लोराइड के कारण होता है। साथ ही साथ इससे हड्डियों का भी क्षय होता है कि जो फ्लोराइड है इससे दांतों को फ्लोरोसिस नामक रोग होता है और हड्डियों का क्षय होता है, हड्डियां कमज़ोर पड़ने लग जाती हैं इसमें। उसके बाद है नेक्स्ट क्रोमियम। क्रोमियम से क्या होता है भाई, बता सकते हो? देखो, क्रोमियम से चर्म रोग हो जाते हैं, जैसे दाद, खुजली आदि रोग हो जाते हैं और कैंसर हो जाता है। क्रोमियम से कैंसर हो रहा है, खुजली हो रहा है, चर्म रोग हो रहा है, स्किन से रिलेटेड रोग। उसके बाद आता है सिलेनियम। इसके द्वारा बालों का झड़ना हो जाता है। आजकल बहुत से लोग सिर के ऊपर चांद लेके घूम रहे हैं। क्या? सिर के ऊपर चांद लेके घूम रहे हैं, और उस सिर के ऊपर चांद का सबसे बड़ा कारण है सिलेनियम। कि सिलेनियम की वजह से उनके जो बाल हैं सिर के वो झड़ रहे हैं और वहाँ पर एक नया चांद बन रहा है। तो आजकल जो लोग चांद लेके घूम रहे हैं ना सिर के ऊपर, उनका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? सिलेनियम। कौन है? सिलेनियम। उसके बाद आता है मलजल, जिसको हम सीवेज बोलते हैं। मलजल समझ गए होंगे, टॉयलेट वगैरह, जिसको हम सीवेज बोलते हैं। इससे क्या होता है? कुपोषण होता है, पेचिश रोग होता है और आंतों से रिलेटेड रोग होता है। जो मलजल होता है जिसको हम सीवेज बोलते हैं, उससे कुपोषण होता है, पेचिश रोग होता है और आंतों से संबंधित रोग होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नाइट्रेट। क्या है नाइट्रेट? नाइट्रेट से मेटा हीमोग्लोबिनिया रोग होता है। नाइट्रेट की वजह से मेटा हीमोग्लोबिनिया रोग होता है। दोबारा से बता रहा हूँ, नाइट्रेट की वजह से मेटा हीमोग्लोबिनिया रोग होता है। उसके बाद आता है मैग्नीज। भाई साहब, मैग्नीज की वजह से क्या हो रहा है? देखो, मैग्नीज की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है, निमोनिया हो रहा है, त्वचा के रोग हो रहे हैं। मैग्नीज की वजह से क्या क्या हो रहा है? सांस लेने में दिक्कत आ रही है, निमोनिया हो रहा है और त्वचा के रोग हो रहा है। वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ढेर सारे कमेंट करें, जो मन करे वो कमेंट करो, लेकिन सही होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप मेरी खुद की या स्टेज करने के लगे हुए हो, ऐसा कमेंट नहीं करना है। पढ़ाई से रिलेटेड जैसा कमेंट हो वो सारे करो मेरे पास, उसमें मेरी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए, आपकी भी नहीं होनी चाहिए। इज्जत का ख्याल रखना है, कभी आप उतार के रख दो मेरी। उसके बाद बात आता है कार्बनिक रसायन डिटर्जेंट। और हाँ, मेन बात, सब्सक्राइब भी कर दो इसको, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे मेरे भी यार कुछ सब्सक्राइबर बढ़े, फॉलोअर्स बढ़े मेरे। कार्बनिक रसायन डिटर्जेंट, इसके द्वारा जलीय जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है और पेट संबंधित रोग होते हैं। जो कार्बनिक रसायन डिटर्जेंट है, इससे जलीय जीवों पर कुप्रभाव पड़ता है और पेट संबंधित रोग होते हैं। उसके बाद आता है भाई क्लोरीन। क्लोरीन की वजह से आँख, नाक और गला तीनों में जलन होती है। किसकी वजह से? क्लोरीन की वजह से। उसके बाद आ जाता है भाई धूलकण, जिसका हम कोई साइड इफेक्ट नहीं मानते। धूलकण को तो हम ऐसे नहीं मानते कि इसकी वजह से भी कोई रोग होता होगा, हम तो ये मानते हैं धूल चिपक गई, मुँह धो, साफ, काम खत्म। अरे भाई, धूल के कण की वजह से बहुत सारे रोग हो रहे हैं। एक सिलिकोसिस नामक रोग होता है जो केवल धूल के कण के कारण हो रहा है। कौन सा रोग है? सिलिकोसिस रोग। किसके कारण हो रहा है? धूल के कण के कारण। तो अब आज से हमें क्या करना है? सिलिकोसिस रोग से बचने के लिए धूल के कणों से अपना बचाव करना होगा। उसके बाद आता है एस्बेस्टस रोग। एस्बेस्टस कण है
उसके वजह से एस्बेस्टोसिस रोग होता है। जो एस्बेस्टोसिस रोग है वो एस्बेस्टस कण के कारण होता है। उसके बाद आता है रेडियोधर्मी कण, जैसे यूरेनियम है, थोरियम है, बेरिलियम है, बोरियम है। रेडियोधर्मी कण कौन कौन से हैं? यूरेनियम है, थोरियम है, बोरोनियम है। इनकी वजह से क्या क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है। आगे की पीढ़ी में विकृति आ रही है जिसको हम जेनेटिक रोग बोलते हैं। एज घट रही है। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं। आपने सुना होगा कि जापान के नागासाकी के ऊपर एटम बम डाला गया था, और ये कहावत ही सुनी होगी आपने कि नागासाकी के ऊपर जब बम डाला गया था उसके बाद से लेकर अब तक नागासाकी और हिरोशिमा में अपंग लोग पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अपंग लोग पैदा हो रहे हैं। किसी का हाथ नहीं है, किसी के पाँव में प्रॉब्लम है, ऐसे बिल्कुल अपंग लोग पैदा हो रहे हैं। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि जापान में वो बम डालने के बाद वहाँ पर अपंग लोग पैदा हो रहे हैं? उसका सबसे बड़े कारण था कि जो एटम बम था उसमें यूरेनियम और थोरियम रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग किया गया था, जिसकी वजह से वहाँ पर आज भी जेनेटिक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर सभी के सभी किसी न किसी तरीके से विकृत पैदा होते हैं। या तो उनका हाथ सही नहीं होता, या उनका पाँव सही नहीं होता, या उनकी आंख सही नहीं होती, कुछ भी, लेकिन वो सही ढंग से पैदा नहीं होते। इसके अलावा एज भी घट जाती है। जैसे मेरा बाप 80 साल जिया, मेरा दादा 80 साल जिया, बाप 70 साल जिएगा, मैं 60 साल जीऊँगा, मेरा बच्चा 50 साल जिएगा, फिर उसका बच्चा 40 साल, फिर उसका बच्चा 30 साल। ऐसे भी नहीं होगा कि लास्ट में 0 साल बचेगी, ऐसे नहीं, इतना डिफरेंस नहीं होता। लेकिन क्या होता है, जैसे अपन नहीं बोलते यार देख पहले के लोग कितने जीते थे। हम लोग बोलते हैं यार पहले का लोग कितना जीवा था, मेरी दादी 100 साल की चाहे 70 साल की वैर मरी, 90 साल की वैर मरी। फिर अपन डायलॉग देते हैं यार अपन तो नहीं जी पाएंगे, पता नहीं 60 साल में देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। तो उन सभी का कारण क्या है? रेडियोधर्मी कण है। अब आ जाओ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। श्वसन क्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व वो कौन कौन से तत्व हैं जिनसे श्वसन संबंधित रोग होते हैं? पहला है कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन, ओजोन, एस्बेस्टस, बेरिलियम और मैग्नीज। ये टोटल तत्व हैं जो हमारी श्वसन क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो ये था हमारा आज का बहुत स्पेशल शानदार वीडियो। आप सभी को बहुत पसंद आया होगा, इसलिए इसको लाइक तो ज़रूर करना प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब भी करना, क्योंकि ये जो मेरा वीडियो है सीटेट, रीट, सेट, नेट इन सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स देखने के लिए, बाय। सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, अपने फ्रेंड्स को भी बताना यूनिक स्टडी विद अजय चैनल के बारे में। ठीक है, बाय।